दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रेश यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के अर्थव्यवस्था खंड से जो प्रश्न आए थे उनके विश्लेषण के साथ मैं दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। इस बार अर्थव्यवस्था खंड से कुछ 12 के आसपास प्रश्न पूछे गए। इस प्रश्नों की जो प्रकृति थी उसमें से कुछ प्रश्न तो सीधे सीधे पूछ लिए गए। अगर आपकी अवधारणाएं मजबूत हैं और आपने प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस पेपर के एनालिसिस किए हैं तो आप उस प्रश्नों के उत्तर सीधे निकाल सकते थे। कुछ प्रश्न जरूर थोड़े टफ थे, कठिन थे, जिनके लिए ये कहा जा सकता है कि यूपीएससी ने अपने नेचर के साथ कोई परिवर्तन न करते हुए इन प्रश्नों को पूछा है, जिसके लिए आपको सतत अध्ययन की आवश्यकता है, विश्लेषण की आवश्यकता है। दोस्तों, इसी क्रम में मैं इन प्रश्नों के विशेष विश्लेषण के साथ, विस्तृत विश्लेषण के साथ मैं पहले प्रश्न को आपके सामने रखता हूं। देखिए, पहला प्रश्न कुछ जो है ये कुछ मॉडल्स के बारे में चर्चा कर रहा है। मैं प्रश्न पढ़ता हूं। एक ई वाणिज्यिक रेवेन्यू मॉडल, एक ई वाणिज्यिक रेवेन्यू मॉडल जहां विक्रेता के पास कीमत निर्धारण पर नियंत्रण तो है, किंतु विक्रेता उत्पादों का स्टॉक नहीं रखता है, उत्पादों का स्टॉक नहीं रखता है। यानी वो अपने पास किसी भी प्रकार के वेयर हाउस या इन्वेंट्री नहीं रख रहा है, उसके बावजूद वो व्यापार बिजनेस की प्रक्रिया में संलग्न है, नहीं रखता है और इसके बदले किसी अन्य पक्षकार, आपूर्तिकर्ता, थर्ड पार्टी सप्लायर को ग्राहक के ऑर्डर और लदान, शिपमेंट संबंधी विवरण भेजता है, जो आगे सीधे ग्राहक को सामान भेज देता है। इस मॉडल को क्या कहा जाता है? देखिए, ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न में ही आंसर भी छुपा हुआ है। ये कहता है कि ई कॉमर्स का एक ऐसा मॉडल जिसमें जो विक्रेता है वो किसी प्रकार की इन्वेंट्री, किसी प्रकार के वेयर हाउसेस नहीं रखता है। जो कंज्यूमर से उसको ऑर्डर मिलता है, यानी कंज्यूमर जो सामान परचेज कर रहा है सेलर से, तो वो सेलर क्या कर रहा है, विक्रेता क्या कर रहा है, उस ऑर्डर को सीधे सप्लायर के पास फॉरवर्ड कर रहा है और सप्लायर बिना मीडिया के सीधा वो उपभोक्ता तक पहुंचा रहा है। ये मॉडल। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इन चारों मॉडलों को आपके सामने रखता हूं। देखिए, मैं पहले ड्रॉप शिपिंग मॉडल की बात कर रहा हूं। देखिए, ये जो मॉडल है ना, ड्रॉप शिपिंग मॉडल, इसमें क्या होता है कि जो विक्रेता होता है वो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाता है। क्रेता यानी कंज्यूमर इस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके अपने ऑर्डर्स बुक करते हैं और ये जो सेलर है ये सीधे उन ऑर्डर्स को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है सप्लायर्स को। क्यों करता है? क्योंकि इनके पास खुद की कोई इन्वेंट्री नहीं है, इन्होंने मेंटेन नहीं करना है, इनको वेयर हाउसेस मेंटेन नहीं करना है। तो ये सीधे क्या करते हैं, जो ऑर्डर्स आते हैं कंज्यूमर्स के उसको सप्लायर्स को फॉरवर्ड करते हैं और सप्लायर डायरेक्ट क्या करता है, वो उपभोक्ता को डिलीवर करता है। ये जो मॉडल है इसको हम बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। और एक बात आप ध्यान रखो, यही बात पूछी गई है कि विक्रेता के पास कीमत निर्धारण पर नियंत्रण है। यानी जब भी आप ऑर्डर करते हो एक उपभोक्ता के रूप में, कंज्यूमर के रूप में, तो प्राइस उस प्रोडक्ट की क्या ली जाएगी ये वो सेलर निर्धारित करता है। लेकिन प्राइस निर्धारण के बावजूद वो सप्लाई किससे करा रहा है, वो एक सप्लायर से सप्लाई करवा रहा है।
किंतु विक्रेता उत्पादों का स्टॉक नहीं रखता है, इसके बदले किसी अन्य पक्षकार आपूर्ति करता है, यानी थर्ड पार्टी को वो आपके ऑर्डर्स फॉरवर्ड करता है और वहां से आपको मिल जाता है। तो देखिए इस आधार पे तो इसका आंसर ए हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इस पे भी विचार करते हैं। जो एफिलिएटेड रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं उसकी विशेषता क्या होती है। एफिलिएटेड रेवेन्यू मॉडल्स में दोस्तों इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा किसी कंपनी के प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ लोग सेल करते हैं और उनका एक कोड होता है, और उस कोड के माध्यम से अगर आप उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो इन्फ्लुएंसर को उसका एक निश्चित कमीशन कंपनी के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जैसे सपोज करिए, जैसे मैं इंद्रेश दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रमोशन कर रहा हूं और दृष्टि आईएएस ने मेरा एक कोड बना रखा है, और जो भी मेरे कोड को परचेज करते हुए, मेरे कोड को उपयोग करते हुए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल या ऑनलाइन कोर्सेस को अगर आप बाई करते हैं तो जो भी आप परचेज करेंगे, जिस उसका जो भी निश्चित मूल्य होगा, प्राइस होगा, उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो क्या होगा, मुझे मिलेगा। क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर के रूप में इस कंपनी के प्रोडक्ट का क्या एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ठीक है, ये मॉडल कहलाता है एफिलिएटेड रेवेन्यू मॉडल। इसमें इस प्रकार की कोई अवधारणा उपयोग में नहीं लाई जाती है। चलिए अगला है ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल। इसमें क्या होता है कि एक पोर्टल बना करके ग्राहक और उपभोक्ता के बीच फी वसूल करके, चार्जेज वसूल करते हुए क्रेता से विक्रेता के पास क्या किया जाता है, वस्तुओं को पहुंचाया जाता है। यानी ये यूजर चार्जेस यूज करते हैं। ये भी नहीं होगा। एजेंसी रेवेन्यू मॉडल, देखिए एजेंसी रेवेन्यू मॉडल सामान्यतः जो कंसल्टेंसी या मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होती हैं, जो आपको एक स्ट्रैटेजिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताती है और उसका वो क्या करती है, फी आपसे कलेक्ट करती है। तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ड्रॉप शिपिंग मॉडल। क्लियर? ओके। ये जो सवाल है, देखिए ये जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक के 3 मुख्य उप सूचकांकों को सटीक रूप से दर्शाता है, को सटीक रूप से दर्शाता है। अब एक बात देखो, ये वित्तीय समावेशन सूचकांक है, फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये। तो अभी क्या करना है कि ये जो समावेशन है, जो ये इंक्लूजन है, इस इंक्लूजन को पकड़ना है। वित्तीय समावेशन है, फिनेंशियल इंक्लूजन है। वित्तीय समावेशन का मतलब यह होता है कि लोगों को या लोगों तक संस्थागत वित्तीय स्रोतों की पहुंच को बढ़ा देना। यानी संस्थागत मतलब बैंकिंग सुविधाएं लोगों तक आसानी से पहुंचे, जिससे वो सरकारी जो प्रोग्राम्स हैं सामाजिक सुरक्षा के, या अपने हित से संबंधित अगर वो कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए वो संस्थागत ऋण के स्रोतों तक आसानी से पहुंच सके। यह है वित्तीय समावेशन। यानी वित्त की सुविधाओं का कुछ इस प्रकार से विस्तार करना जिससे लोगों की पहुंच बढ़े, लोग उस सुविधाओं का उपयोग कर सकें और इसके साथ गुणवत्ता परक सुविधाएं उन तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, इस संदर्भ में इस प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए पहला कह रहा है कि क्रेडिट पहुंच, बीमा गहनता और पेंशन व्याप्ति। जी नहीं,
ये एक सीधा सवाल है, वित्तीय समावेशन के जो उप सूचकांक है, सब इंडिकेटर्स है, उनके बारे में पूछ रहा है, तो पहला नहीं होगा। देखिए दूसरा हमारा कह रहा है बैंकिंग पहुंच। जी हाँ, बैंकिंग पहुंच है कि हम बैंकिंग एक्सेस करते हैं। जीडीपी अंशदान, नहीं, जीडीपी अंशदान इसमें नहीं होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। वित्तीय साक्षरता को शामिल किया जा सकता है, लेकिन चूंकि जीडीपी अंशदान नहीं है इसलिए विकल्प सही नहीं होगा। पहुंच, एक्सेस, उपयोग, यूज एंड क्वालिटी, देखिए ये जो 3 पैरामीटर्स हैं ये हमारे क्या है, वित्तीय समावेशन सूचकांक के उप सूचकांक हैं। अब थोड़ा सा इसका विश्लेषण आप समझें। इस सूचकांक में जो ये एक्सेस है, पहुंच है, उसका जो वेटेज है वो 35% है। इसके साथ जो यूज है, उपयोग है, उसको 45 वेटेज दिया गया है, और इसके साथ गुणवत्ता को 20% का वेटेज दिया गया है। पहुंच का मतलब है कि जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको विश्लेषित किया है कि लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को बढ़ा देना, उसकी एक्सेस को बढ़ा देना, यानी बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। यूज का मतलब होता है कि भाई आप किस प्रकार से बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करते हैं, आप किस प्रकार से बैंकिंग खातों का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से बैंक के द्वारा जो आपको क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं या बैंक के द्वारा जो आपके अकाउंट्स खोले जा रहे हैं उसका उपयोग करने में आप कितने सक्षम हैं। बैंकिंग लिटरेसी। गुणवत्ता का मतलब ये होता है कि बैंक का जो परिचालन है उस परिचालन की गुणवत्ता से संबंधित जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जैसे आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया है, आपको एटीएम कार्ड दिया गया है, इसका उपयोग आप किस रूप में करते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा। पहुंच, वहनीयता, एफोर्डेबिलिटी और पारदर्शिता ये नहीं होगा, तो इसका जो हम उत्तर है वो सी होगा। ठीक है, ओके। डिजिटल कॉमर्स के लिए पूछा गया है ONDC। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पहल ONDC के मूल उद्देश्य का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। ONDC देखिए ये इस साल के करंट अफेयर्स से तो संबंधित नहीं है, लेकिन 2023-24 में ये ONDC के संबंध में लगातार न्यूज़पेपर्स में आ रहे थे। होता क्या है कि जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से आपको सर्विसेज प्रदान करती है, प्रोवाइड्स करती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन। हाँ, तो इन सबको क्या करना था, ये बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। इन ई कॉमर्स कंपनियों की एक विशेषता ये होती है कि ये अनफेयर ट्रेड डील्स भी करती हैं। जैसे अमेजन है तो इसका अपना कोई सब प्रोडक्ट हो सकता है। अमेजन है तो ये अपने सब प्रोडक्ट्स के माध्यम से मार्केट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, इसका अपना कोई एक सेलर हो सकता है जिससे ये प्रोडक्ट को क्या करे, आप तक पहुंचाने का काम करे। तो इस प्रकार के जो अनफेयर ट्रेड डील्स होते हैं उससे जो नेगेटिविटी या जो इसका नकारात्मक प्रभाव बाजार पे पड़ता है उसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये क्या किया गया था, ONDC को प्रारंभ किया गया था। बेसिकली ये क्या है ना, ये एक ई वाणिज्यिक प्लेटफॉर्म है, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो सबको सम्मिलित करता है, एग्रीगेट करता है, यानी ये एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट है। ठीक है ना, जो एक बड़ा समूह है, एग्रीगेट का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ई कॉमर्स से संबंधित सुविधाएं भारत सरकार प्रदान करने का प्रयास करती है। अब इसकी बात यह है कि ये इसको ऐसे भी आप समझो कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म निर्मित क्यों किया जा रहा है, इसलिए निर्मित किया जा रहा है
कि जो बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं या जो छोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इस गैप को भर दिया जाए और अनफेयर ट्रेड, जो अफेयर्स हैं, जो डील्स हैं, उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। देखते हैं क्या है ये। सभी डिजिटल वाणिज्यिक कॉमर्स लेन देनों पर सरकारी नियंत्रण की अनुमति देना। नहीं, कोई सरकारी नियंत्रण की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये हमारा विकल्प नहीं होगा। निजी ई कॉमर्स व्यापारियों प्लेयर्स को प्रतिस्थापित करना, जी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को तो बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। सभी नेटवर्कों के बीच अंतर संचालिता को समर्थ बनाकर बड़े वाणिज्यिक प्लेटफॉर्मों के प्रभुत्व को समाप्त करना। जी हाँ, बड़े वाणिज्यिक प्लेटफॉर्मों के प्रभुत्व को समाप्त करना। मैंने आपको भी विश्लेषण किया है कि एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट है ये, जहां पे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और छोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के गैप्स को हम भरने का सरकार प्रयास कर रही है। विकल्प सी सही होगा। सभी ऑनलाइन लेन देनों के लिए यूपीआई आधारित भुगतानों को अनिवार्य बनाना, जी नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, तो ये 79 का सी हमारा सही हो रहा है। एक सूचना है आपके लिए, पूरे 50% तक की छूट दृष्टि की तरफ से आपको प्रदान की जा रही है। यूपीएससी कोर्सेज पे, पीसीएस कोर्सेज पे, टीचिंग एग्जाम कोर्सेज पे, जुडिशियरी एग्जाम कोर्सेज पे, एसएससी एग्जाम कोर्सेज पे और सीयूईटी एग्जाम कोर्सेज पे। जो इस डिस्काउंट लेने की जो अवधि है वो है 27 to 30। इन डेट्स के बीच आप मई 27 ऑफ मई एंड 30 में के बीच आप क्या कर सकते हैं, अगर दृष्टि के ऑनलाइन कोर्सेज को परचेस करते हैं तो आपको 50% की छूट मिलती है। इसके लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें हमारे कोऑर्डिनेटर से और उनसे विस्तृत विश्लेषण के साथ आप इन कोर्सेज की जानकारी लें और अपने कंपटीशन के जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करें। इसके साथ दोस्तों एक और भी आपके लिए महत्वपूर्ण घोषणा है। पूरे 50% की छूट, यहां भी 50% ऑफर है आपके लिए। ऑफर सीमित समय के लिए है, जी हाँ, ये भी 27 to 30 मई के लिए है। ठीक है, इसकी विशेषता देखें आप कि जो शुल्क 1,10,000 रुपए है वो आपको 55,000 रुपए में कोर्स प्रदान किया जा रहा है। इस पे ईएमआई की भी सुविधा दी गई है, यानी आप इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा कर सकते हैं। ये जो छूट है वो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स के लिए है। इस कोर्स की जो विशेषता है, इसमें हम 400+ स्ट्रक्चर्ड क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेड नोट्स आपको दिया जाएगा जो बहुत वैल्यूएबल होता है। मेंस कैप्सूल सीरीज की 5 पुस्तकें आपको दी जाएंगी। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 7 पुस्तकें होंगी, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फाउंडेशन क्या होगा, वो मजबूत होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पे 500 उत्तरों के मूल्यांकन की सुविधा भी आपको है। अगर आप अपने प्रश्न लिख करके हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे देते हैं तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसका फीडबैक दिया जाएगा, जिससे आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है उसको इन्हेंसमेंट किया जा सके। इसके साथ एआई पावर लर्निंग की सुविधा आपको दी जाएगी। मूल्यांकन की सुविधा के साथ 24 मेंस टेस्ट भी आपको मिलेंगे। 3 साल के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की सुविधा होगी, यानी आप लगातार 3 वर्षों तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। 3 साल के लिए करेंट अफेयर्स क्लासेस आपको दी जाएंगी, बहुत वैल्यूएबल क्लासेस होती हैं। और जो इस बार 2026 के पेपर्स आए हैं उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली
जो करंट अफेयर्स के पेपर हैं, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, वो किस तरीके से, कितने डीपनेस के साथ, कितने इंटेंसिटी के साथ आपसे पूछे गए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के महत्व को आप समझे। 3 साल तक करंट अफेयर्स मैगजीन की होम डिलीवरी की सुविधा, यानी आपको दृष्टि का जो मंथली मैगजीन है वो आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। और दृष्टि के मैगजीन की मैं विशेषता आपको बता रहा हूं कि उसमें एक मेंस ओरिएंटेड सारे सब्जेक्ट का विश्लेषण होता है, सारे टॉपिक्स का विश्लेषण होता है, जिसमें पक्ष विपक्ष और मूल्यांकन तीनों के साथ सारगर्भित मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाता है। चलिए, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आप करें जिसमें नहीं है या कौन सा सत्य है या असत्य है, तो उसको आप क्या करें, मार्क करें। ठीक है। अब देखिए, इसमें प्रश्न की डिमांड क्या है। प्रश्न कह रहा है कि भाई केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, यानी अगर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की बात कर रहा है तो ये जो भी डिजिटल मुद्रा है इसको इशू कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आरबीआई करेगा। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या ये बात कर रहा है। कह रहा है कि यूपीआई एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, किंतु डिजिटल रुपया राष्ट्रीय कागजी मुद्रा के सदृश है। देखिए, क्या रहा है कि भाई ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, तो ऑब्वियसली है आप यूपीआई का उपयोग करके क्या करते हैं, अपने पेमेंट्स की प्रक्रिया को त्वरित रूप से आगे बढ़ा देते हैं। किंतु डिजिटल रुपया राष्ट्रीय सॉवरेन कागजी मुद्रा के सदृश है। देखिए, इसे मान लीजिए कि सपोज मेरे पास ये 500 रुपए की नोट है, एकमात्र ही नोट बची है। ये क्या है, ये एक फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में। लेकिन अगर इसी 500 रुपए का आपके वॉलेट में हो, आपके यूपीआई वॉलेट में हो, तो आप भी क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है ना, ये कागजी मुद्रा के ही बराबर क्या करती है, परचेजिंग पावर रखती है। अगर जितना 500 रुपए के द्वारा आप वस्तुओं का क्रय करेंगे, उतना ही क्रय आप इस डिजिटल करेंसी के माध्यम से भी करेंगे। तो पहला कथन सत्य है। बस क्या है, ये फिजिकल फॉर्म है, वो डिजिटल फॉर्म है। यूपीआई के मामले में धन को जैसे ही नामे डाला डेबिटेड जाता है या जमा क्रेडिट किया जाता है, अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए निपटान तत्काल हो जाता है। किंतु डिजिटल रुपया के मामले में निपटान नहीं हो पाता है, क्योंकि वॉलेट शेष का अन्य वॉलेट में अंतरण होता है। देखिए, ये क्या रहा है, थोड़ा सा ये लैंग्वेज भारी है, टफ है, मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं। ये कह रहा है कि यूपीआई के मामले में धन को जैसे ही डेबिटेड और क्रेडिट किया जाता है, अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए निपटान तत्काल हो जाता है। जैसे मैं करोल बाग में दृष्टि से क्लास लेके निकल रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे नारियल का पानी पीना चाहिए। जस्ट ऑफिस के नीचे दाहिने साइड एक नारियल का पानी है, उसने बोला कि 150 रुपीज हम आपसे लेंगे। मैंने उसको 500 रुपए का नोट दिया और तत्काल उसने क्या किया, 500 रुपए अपने पास रखे, 350 रुपीज उसने मुझे रिटर्न किए और मेरा क्या हुआ, जो सौदा था वो कंप्लीट हो गया। ये बात हो रही है। यानी जब भी आप फिजिकल करेंसी का उपयोग करते हैं तो उसमें निपटान की प्रक्रिया त्वरित रूप से आगे बढ़ती है। लेकिन जब भी आप वॉलेट के माध्यम से करते हैं, यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होता है, कंज्यूमर और सेलर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है और इसके बीच में एक मीडिएटर होता है, बैंक। तो जो ये ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि दो अकाउंट को मैच करना होता है और ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया मैच होने के बाद ही क्या होती है,
प्रारंभ की जाती है, ये बात है, और ऐसा आपने देखा होगा। तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है। चलिए ये भी सत्य हो गया, ओ नो, और ये भी सत्य हो गया। ये देखते हैं, यूपीआई लेन देनों को बैंक द्वारा अभिलिखित रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए यूपीआई लेन देनों को बैंक द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हें बैंक के विवरणों में दर्शाया जाता है, किंतु डिजिटल रुपया के मामले में बैंक विवरणों में कोई डेटा दर्ज नहीं किया जाता है, क्योंकि लेन देन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है। करेक्ट है ये, जब भी आप यूपीआई लेन देन को बैंक द्वारा अभिलेखित किया जाता है और बैंक उन विवरणों को दर्शाता है, किंतु डिजिटल रुपया के मामले में बैंक विवरणों में कोई डेटा दर्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि लेन देन क्या होता है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है, बैंक तो केवल एक मीडिएटर का काम करता है। यह भी सत्य है। देखिए डी कह रहा है कि दोनों मामलों में डिजिटल रुपया में उपयोगकर्ताओं को और उनसे उनके संबंधित बैंकों पर देयता होती है। देखिए लाइबिलिटी, देयता का मतलब होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। देखिए थोड़ा सा एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ये जो डी विकल्प है वो कह रहा है कि दोनों मामलों यानी यूपीआई और डिजिटल रुपया में उपयोगकर्ताओं और उनसे उनके संबंधित बैंकों पर लेन देन, बैंकों पर देयता होती, उनके संबंधित बैंकों पर देयता होती है। देयता का मतलब लाइबिलिटी। अब देखिए अगर थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई समझा होगा, जो मार्केट में जो आरबीआई के द्वारा जो मनी सप्लाई कंट्रोल की जाती है या जो नई करेंसी का फ्लो कराया जाता है, वो सरकार की लाइबिलिटी और वो आरबीआई की लाइबिलिटी होती है। यानी जो भी मुद्रा का निर्गमन होगा वो आरबीआई की लाइबिलिटी होती है, न कि बैंकों की लाइबिलिटी होती है। दिया है बैंकों पर, उससे संबंधित बैंकों पर देयता होती है और उपयोगकर्ताओं पर भी देयता होती है। जी नहीं, जब भी आप किसी मुद्रा का उपयोग करते हैं तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो भारत सरकार के केंद्रीय बैंक आरबीआई की होती है, क्योंकि जब भी आप किसी मुद्रा का उपयोग करते हैं तो उस मुद्रा पे लिखा होता है। देखिए ये 500 की करेंसी एक बार फिर उपयोग में आ गई मेरे, लिखा है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द वेयर द सम ऑफ 500 रुपीज। यानी ये जो लाइबिलिटी है ना वो आरबीआई की है, वो केंद्रीय बैंक की है। और देखिए यहां पर केंद्रीय बैंक का जिक्र भी किया गया है, किसके संदर्भ में, यूपीआई इंटरफेस के संबंध में, डिजिटल मुद्रा के संबंध में। तो उपयोगकर्ता या बैंक की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। और प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, ओके। हाँ ये हमारा क्वेश्चन है, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसके बारे में ये पूछा गया है कि भाई कौन सा कथन है। ओके, एक बार मैं पूरा इसको मैं एक बार पूरा रीड करता हूं और आप देखो इसको। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है टोकनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए रियल वर्ल्ड एसेट को डिजिटल टोकन में बदला जाता है। जी हाँ, ये जो टोकनाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट को डिजिटल टोकन में परिवर्तित करते हैं। तो ये सत्य है। अगला देखते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन 24/7 पहुंच प्रदान करता है, जिससे वित्तीय
समावेशन का संवर्धन होता है। जी हाँ, ये कह रहा है कि जो भी टोकनाइजेशन की प्रक्रिया है, रियल वर्ल्ड एसेट का जो के टोकनाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन आपके लिए उपलब्ध रहती है और ये वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में सहायक है। जी हाँ, ये भी कथन सत्य है। अगला देखते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन भारत में लोगों को उच्च समृद्धि निवेश के अवसरों तक पहुंच प्रदान करेगा। जी हाँ, देखिए जैसे जैसे फिनेंशियल सोर्सेस तक आपकी पहुंच तीव्र गति से होती है, जैसे जैसे फिनेंशियल फैसिलिटी को आप तेजी से प्राप्त करने की सुविधाएं प्राप्त करते हैं, उसी क्रम में यानी उतनी ही तेजी से निवेश की प्रक्रिया भी आगे बढ़ती है। फिनेंशियल सोर्सेज आपके पास आए, आपने अपने पहचाने गए क्षेत्र में निवेश किया, ब्रेक्स नहीं है क्योंकि ये सुविधा इस तरह से प्रदान की जा रही है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस भी उपयोग किया जाए, थोड़ा सा, अब चूंकि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है तो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट समझ करके थोड़ा सा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत भारी है, नहीं, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअली सोचा जाए, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस का उपयोग किया जाए तो एक आसान क्वेश्चन से हाँ ये कहा जा सकता है कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जरूर है। तो इसमें जो तीनों कथन सत्य है तो हमारा जो विकल्प होगा वो 1, 2 और 3 होगा। विकल्प 1, 2 और 3। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये 82 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, 82 कह रहा है कि एक बॉन्ड जिसके आगम प्रोसीड्स का उपयोग केवल, अब देखिए अब यहां पे ना थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। ये कह रहा है कि का उपयोग केवल पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल और सामाजिक परियोजनाओं, सोशल प्रोजेक्ट्स, दोनों में एक साथ, दोनों के एक संयोजन के वित्त पोषण अथवा पुनर्वित्त पोषण के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा बॉन्ड है जिसका उपयोग सोशल प्रोजेक्ट इनिशिएटिव के लिए किया जाए अथवा इन्वायरमेंट के लिए किया जाए, और मतलब दोनों को एक साथ किया जाए। ठीक है, अब देखिए जैसे कि पहला विकल्प दिया हुआ है कि ग्रीन बॉन्ड, तो नाम से ही स्पष्ट है कि अगर किसी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए सरकार के पास पैसे अगर कम हो रहे हैं तो वो बॉन्ड इशू करके फिनेंशियल मार्केट से अगर कैपिटल ले रही है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होगा कि वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में उसको लगाया जाएगा। तो केवल ग्रीन प्रोजेक्ट के उपयोग से संबंधित होने के कारण ये ग्रीन बॉन्ड इसका उत्तर नहीं होगा। सामाजिक सोशल बॉन्ड, देखिए ये भी क्या होता है, ये भी विशेषीकृत बॉन्ड है जिसका उपयोग सरकार क्या करती है कि सामाजिक सुरक्षा अंशदानों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के क्रम में उपयोग में लाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी को पेंशन देना है, सरकार को कोई पेश करना है, तो वो एक सोशल बॉन्ड निर्गमित करती है और उसे क्या करती है, फिनांस मार्केट से, वित्त बाजार से फंड इकट्ठा करती है और लोगों को पेंशन की सुविधाएं प्रदान करती है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी एक विशेषीकृत है। ठीक है, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड है, तो ये भी नहीं होगा। संधारणीय सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड, देखिए जो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड होता है उसकी जो विशेषता होती है ये कि ये विशेषीकृत नहीं होता है। अगर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड के थ्रू अगर
मार्केट से फिनांस रेज किए जा रहे हैं, वित्त की व्यवस्था की जा रही है, तो उस वित्त का उपयोग हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स में भी कर सकते हैं और सोशल प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। हम इन्वायरमेंटल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और सोशल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो जो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है, वो एक साथ ज्वाइंटली इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट और सोशल प्रोजेक्ट दोनों को समाहित करता है। तो ये हमारा विकल्प होगा। चलिए, सॉवरेन बॉन्ड को देख करके आप वैसे ही इनकार कर सकते हैं कि ये विकल्प नहीं हो सकता है। तो इसका विकल्प सत्य जो हमारा होता है वो सी होता है। गॉट इट ना। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा टफ सवाल है, लेकिन अगर डिस्काउंट और रीडिस्काउंट जो कि आप बैंकिंग सेक्टर में पढ़ते हो, वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है। एक बार विश्लेषण देखें आप। प्रश्न की डिमांड यह है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के वित्त पोषण में M1 एक्सचेंज की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, थोड़ा सा विकल्पों के आधार पर विश्लेषण को आगे बढ़ाता हूं मैं। देखें, ये कह रहा है कि M1 एक्सचेंज सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को संपार्श्विक आधारित ऋण, कोलेटरल बेस्ड लोन उपलब्ध कराता है। ओके, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं इस विश्लेषण को विकल्प जो ये ऑप्शंस है ए के आधार पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि एक क्रेता है, एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है। ये उपभोक्ता एमएसएमई से कोई प्रोडक्ट बाय करता है, कोई उत्पाद बाय करता है। ओके, अब इस उपभोक्ता के पास पैसे हैं नहीं एमएसएमई को देने के लिए। ये उपभोक्ता कोई भी हो सकता है। सपोज करिए कि कोई एक व्यापारिक संस्था है जो एक एमएसएमई से पैसा लेती है, एक उत्पाद लेती है, खरीदती है। अब ये जो संस्था है वो इनको कहती है कि भाई हम आपको, सपोज करिए, इस उत्पाद की जो कीमत है वो 1,00,000 रुपए है। 1,00,000 रुपए एमएसएमई से एक बिजनेसमैन लेता है और बोलता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है और आपकी प्रोडक्ट की जो कीमत है वो 1,00,000 है, लेकिन 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आप हमसे क्या करिएगा, 1,25,000 रुपए हमसे ले लीजिएगा। 1,25,000 रुपए आप हमको 1 साल के बाद मैं आपको दूंगा, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी एक संस्था जो एमएसएमई को 1,25,000 रुपए दे रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड बिल। क्या बोलते हैं? ट्रेड बिल। तो यानी 1,25,000 रुपए के ट्रेड बिल्स इशू किए गए उपभोक्ता संस्था के द्वारा एमएसएमई को। अब एक बात बताइए, मैं तो एमएसएमई हूं, मुझे भी अपना व्यापार करना है और कंडीशन यह है कि मेरे पैसे होल्ड हो गए हैं, लेकिन उन पैसों के एवज में मेरे पास एक ट्रेड बिल है, उसका मैं उपयोग कर सकता हूं। अब मैं जाता हूं एक कॉमर्शियल बैंक के पास, मैं जाता हूं और मैं उससे ये कहता हूं कि आप मेरा ये ट्रेड बिल क्या करिए, परचेज कर लीजिए।
ये ट्रेड बिल हमारा परचेस कर लीजिए। बैंक कहता है ऑब्वियसली लाओ, लेकिन वो क्या करेगा, वो 1.25 तो मुझे देगा नहीं, या मुझे वो 1 लाख भी नहीं देगा, क्योंकि उसको भी, क्योंकि ये कॉमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, तो उसको भी प्रॉफिट कमाना है। तो वो कहता है कोई बात नहीं है, आई विल पे यू 75,000 रुपीज। ओके, अब एक बात देखो, क्योंकि एमएसएमई हूं मैं, मुझे पैसों की आवश्यकता है, तो मैंने क्या किया, इस बिल को जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसको मैंने बैंक को दे दिया, और बैंक ने मुझे थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर दिया, इसको हम लोग 90 कर लेते हैं, 90,000 रुपए ये हमने ट्रेड बिल दिया, और बैंक ने क्या किया, हमको 90,000 रुपए दे दिया। अब एक टाइम पीरियड के बाद 1,25,000 मिलते, उससे अच्छा है कि मैंने 90,000 रुपए प्राप्त कर लिए और मैं अपने बिजनेस में इसको निवेश कर सकता हूं। दूसरी बात, एक लाइबिलिटी भी क्या हुई, एमएसएमई के ऊपर से हट गई। क्यों हट गई? क्योंकि ये रिकवरी करनी पड़ती। अब इस रिकवरी की जो जिम्मेदारी है, जो लाइबिलिटी है, वो बैंक के पास आ गई कि बैंक क्या करेगा, इस ट्रेड बिल की रिकवरी किससे करेगा, उपभोक्ता से करेगा, यानी उपभोक्ता संस्था से करेगा। अब ये बैंक की लाइबिलिटी आ गई, 20 से एमएसएमई चला गया। अब एक बात बताओ, क्या ये लोन है? ये लोन तो है नहीं, ये तो सिंपल क्या, एक ट्रेड बिल का ट्रांजैक्शन है, और उसके एवज में हमें पैसा मिल रहा है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, M1 एक्सचेंज सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को संपार्श्विक आधारित उपलब्ध कराता है। जी नहीं, ये कोलैटरल बेस्ड लैंडिंग प्रोसेस नहीं है, इसमें सिंपली ट्रेड बिल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें एमएसएमई क्या कर रहा है, कंज्यूमर संस्था के द्वारा दिए गए ट्रेड बिल को एक कॉमर्शियल बैंक को देता है, और वो डिस्काउंट करके उसे एक पैसा दे देता है। दिस इज नॉट अ लोन। ओके, तो विकल्प ए हमारा नहीं है। ओके, अब दूसरी बात देखिए, ट्रेड बिल जो था वो 125 का था, 90 रुपए मिला, और 90,000 रुपए मिला। दूसरा विकल्प देखते हैं, M1 एक्सचेंज, कलर चेंज करता हूं मैं, M1 एक्सचेंज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इनवाइसों और विनिमय पत्रों, बिल ऑफ एक्सचेंज के बटन को काटने को सुकर बनाता है। देखिए ना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है री डिस्काउंट। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा करके फिनांस की सुविधा दे रहा है। यहां पे आप अभी देखिए, ये क्या है, ट्रेड बिल है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसको क्या किया गया, देखिए यहां दिया हुआ री डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट दिया गया। अब देखिए कितने का था, 1.25 का था, हमने कितने में दिया उसको, 90 में दिया, तो एक डिस्काउंट तो हुआ ना, यानी मोटा मोटा 35,000 रुपए का डिस्काउंट हुआ। तो यानी री डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट के माध्यम से फिनांस की फैसिलिटी हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा सही हुआ। ओके, अगली बात देखें, M1 एक्सचेंज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये दिया हुआ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखिए कह रहा है कि M1 एक्सचेंज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। नहीं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता है। क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां होती हैं उनका इंडिविजुअल स्टेटस होता है, क्रिजिल, केयर्स, हाँ ये सारी चीजें। ये जरूर है कि जब भी कोई फंड फैसिलिटी किसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दी जाती है दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, तो उसके बारे में एक सर्वे कराया जाता है। बैंक अपने मेंबर्स को भेजता है, अपने कर्मचारियों को भेजता है, अपने लीगल एडवाइजर से राय लेता है कि भाई क्या इस संस्था को फंड किया जा सकता है। तो वहां पे तो थोड़ा एक सर्वे, एक मूल्यांकन किया जा सकता है। लेकिन ये जो भी सर्वे हो रहा है या जो भी ये
इवैल्यूएशन हो रहा है वो एज ए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में नहीं हो रहा है। तो ये भी हमारा विकल्प सत्य नहीं होगा। तो इसमें जो सत्य होगा वो केवल 2 होगा, केवल 2। देखिए ये विकल्प सत्य होगा। ओके, ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से डिस्काउंट रेट पे फंड फैसिलिटी की सुविधा है। जब आप बैंक रेट पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि आरबीआई एक्ट 1935 के अनुसार बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों के विनिमय पत्रों बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या करती है, रीडिस्काउंट करती है। तो थोड़ा इसको आप समझो। अब अगर मान लो कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो ट्रेड बिल है वो अब आरबीआई के पास, कॉमर्शियल बैंक के पास है 1.25 का, तो ये कॉमर्शियल बैंक इसका क्या कर सकता है, इसको आरबीआई के पास डिपॉजिट करके फंड फैसिलिटी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका क्या होगा, आरबीआई के द्वारा रीडिस्काउंट किया जाएगा और उसी रीडिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, ये है विश्लेषण। तो ये ट्रेड बिल के उदाहरण के माध्यम से ये प्रश्न का विश्लेषण हुआ। अगला हमारा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के संबंध में, ओके, निजी निवेश प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बहिर्गमन का प्रभाव, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का सर्वोत्तम वर्णन करता है। देखिए, क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो होता है वो सरकार की अति सक्रियता, सरकार की अति राजकोषीय सक्रियता के कारण उत्पन्न होता है। इसे सपोज करिए कि सरकार ने ये प्लान किया कि हम बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे बाजार पे, उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया कि सरकार ने सार्वजनिक व्यय बढ़ा दिया। अब जैसे ही सार्वजनिक व्यय बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ने लगती है। तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा और जैसे जैसे सार्वजनिक व्ययों के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया बढ़ेगी, ये अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर देगी। रोजगार के अवसर क्या हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, यानी लोगों को रोजगार मिलने लगेगा और अगर रोजगार मिलेगा तो लोगों की आय भी बढ़ेगी। लोगों की आय बढ़ेगी और अगर आय बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करती है उसी के सापेक्ष आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे आय बढ़ेगी लोगों की मांग बढ़ जाएगी, यानी समग्र मांग बढ़ती है, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, समग्र मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। अब अगर समग्र मांग बढ़ती है तो भाई सबकी अपनी अलग अलग डिमांड है। जैसे अगर मेरी बात किया जाए तो मुझे नजदीकी भविष्य में 4 व्हीलर लेना हो सकता है कि खरीदूंगा मैं, एक दूसरा पिज्जा खाना चाहेगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको सूट चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको कपड़े चाहिए। तो अलग अलग कंज्यूमर, अलग अलग डिमांड। अब सरकार तो जाके जूते बना नहीं रही है, सरकार जाकर के तो मोटर कार बना नहीं रही है, सरकार पिज्जा बना करके तो बेचेगी नहीं,
ये बनाता कौन है? ये निजी क्षेत्र के लिए काम, निजी क्षेत्र का काम है। तो इस समग्र मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र क्या होगा? उत्साहित होगा। तो इस मांग को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र क्या होगा? उत्साहित होगा। उत्साहित होने का मतलब ये नहीं कि लड़ने धड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। उत्साहित का मतलब है कि उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाएगा, उसके अंदर आएगा कि चलो भाई अब तो बिजनेस, लोगों की डिमांड बढ़ी है और इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि भाई पैसे भी तो चाहिए। तो निजी क्षेत्र के द्वारा क्या होगी? निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की मांग बढ़ेगी। निजी क्षेत्र द्वारा निवेश हेतु फंड की जो मांग है, निवेश करना है, पैसे चाहिए तो बोलेंगे बैंक से भाई पैसे दे दो। अब एक बात देखो, एक संस्था निजी क्षेत्र की, दूसरी संस्था, सबकी मांग बढ़ेगी। तो बैंक के पास क्या होता है कि एक सुनहरा अवसर होता है कि भाई चलो हम भी कॉमर्शियल बैंक हैं, हमारा भी उद्देश्य लाभ ही कमाना है और फंड की मांग बढ़ रही है, तो लाओ क्या करे, मौका देखा जाए और चौका मारा जाए। तो निजी क्षेत्र के मांग, फंड की मांग में वृद्धि के कारण क्या होता है कि बैंक अपनी ब्याज दरों में वृद्धि कर देते हैं। बैंक द्वारा ब्याज दर क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि फंड की डिमांड ज्यादा है तो बैंक ने बढ़ा दी। अब एक बात बताओ, मान लो 7% या 8% पे पैसे मिल रहे थे, तो सामान्यतः लगभग निजी क्षेत्र के सभी उत्पादक इस सस्ते लोन के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही बैंक की दर बढ़ी, 8-10% से बढ़कर के वो 15-16% हो गई, 12-14% हो गई, तो निजी क्षेत्र का हर व्यापारी, निजी क्षेत्र का हर उत्पादक उतनी क्षमता नहीं है कि इस बैंक के इस महंगे लोन को वो अफोर्ड कर सके। कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो इस महंगे लोन को अफोर्ड करने में अक्षम है। तो इसका मतलब है कि जो इस महंगे लोन को अफोर्ड नहीं कर रहा है, वो उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर चला जाएगा। और जैसे ही बाहर जाएगा, इससे क्या होगा? निजी निवेश कम हो जाएगा। निजी निवेश कम हो जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की जो उत्पादन में हिस्सेदारी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंकों के द्वारा ब्याज की दरें क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई हैं। और एक बात आप और ये देखिए कि जो पूरी प्रक्रिया है उसका संबंध किससे है? इस पूरी प्रक्रिया का संबंध सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा संदर्भित हो रही है। सरकार की अति राजकोषीय सक्रियता है और सारी प्रक्रियाएं ये परिणाम देती हैं कि ब्याज की दरें बढ़ रही हैं और निजी निवेश कम हो रहा है। यही क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है। तो एक बार देखते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी व्यय बढ़ने के कारण निजी निवेश बढ़ जाता है। जी नहीं, जैसे ही सरकारी व्यय बढ़ा, निजी निवेश कम हो गया, तो ये तो विकल्प नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी उधार के परिणाम स्वरूप ब्याज दरें उच्च हो जाती हैं, जिससे निजी निवेश घट जाता है। जी नहीं, ऐसा तो कोई विश्लेषण का पक्ष ही नहीं रहा है कि सरकारी उधार के परिणाम स्वरूप। ऐसा हो सकता है कि जब राजकोषीय नीति का विश्लेषण किया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि सरकार सार्वजनिक ऋणों की तरफ भी जा सकती है। अगर मिसमैच कर रहा है सरकार की रिसिप्ट और सरकार के एक्सपेंडिचर, अगर मिसमैच हो रहे हैं तब तो बोरोइंग की तरफ सरकार जाती है। फिलहाल इस विश्लेषण में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये हमारा नहीं है। एक ऐसी स्थिति जहां करों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात और आप समझे,
एक बात थोड़ा सा आप समझें, थोड़ा वी वाले विश्लेषण पे अब एक बार विकल्प हम लोग करते हैं। देखिए थोड़ा सा बी वाले पर एक बार हम फिर से विचार करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि जहां करों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ रहा है। जी नहीं, टैक्सेशन की बात तो नहीं की गई है। एक ऐसी स्थिति जहां सरकार द्वारा किए गए व्यय का समग्र मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब पड़ता ही है भाई, देखिए सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है तो सामान्य सी बात है कि समग्र मांग बढ़ रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो सत्य नहीं है। अब थोड़ा सा विश्लेषण को आगे बढ़ाइए। देखिए थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना है। देखो मैंने एक छोटी सी यहाँ पे जल्दीबाजी की है। देखिए अब ये कह रहा है कि भाई सार्वजनिक व्यय बढ़ा और ब्याज की दरें बढ़ गई। पूरी प्रक्रिया आपके सामने है। राजकोषीय नीति का एक पक्ष ये भी होता है कि सरकार क्या करती है, जब उसके रिसिप्ट यानी सरकार की प्राप्तियां सरकार के व्यय यानी सार्वजनिक व्यय की अपेक्षा कम होते हैं तो वो ऋणों की तरफ जाती है, जिसको सार्वजनिक ऋण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार के सार्वजनिक व्यय की व्यवस्था सार्वजनिक ऋणों के माध्यम से भी होती है। जब भी आप फिस्कल पॉलिसी पढ़िएगा तो फिस्कल पॉलिसी का संबंध ही होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, गॉट इट, टैक्सेशन और पब्लिक डेट, और इसके साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात की जाती है। तो उस संदर्भ में चूंकि सरकारी उधारी यानी सरकार की जो बोरोइंग है वो सरकार के सार्वजनिक व्यय का हिस्सा है, उस संदर्भ में ये बात सत्य होती है। यानी सरकार की जो सक्रियता है वो ज्यादा है, यानी सरकार सार्वजनिक ऋण ले रही है और उसे अर्थव्यवस्था में खर्च कर रही है। उस दृष्टिकोण से हमारा यह विश्लेषण सत्य होता है। एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी उधार यानी पब्लिक डेट सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि हो रही है और ये परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो 84। चलिए ये हमारा विश्लेषण है। अगला देखें। एक हमारा दृष्टि आईएएस का एक वैल्यूएबल प्रोग्राम चलता है, अस्मिता योजना 2026। इसमें हम क्या करते हैं कि दृष्टि आईएएस की एक जो पहल है उसमें हम क्या करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हम नोएडा में एक हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें 1-1 ग्रुप मेंटरिंग की जाती है, यानी 1 by 1 मॉक टेस्ट की व्यवस्था है, लाइब्रेरी व पीयर लर्निंग की व्यवस्था है, मेंटरशिप सपोर्ट की व्यवस्था है, रेगुलर आंसर प्रैक्टिस की व्यवस्था है। तो अगर आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप दृष्टि के इस वैल्यूएबल प्रोग्राम अस्मिता योजना का हिस्सा बने और अपने सपनों को साकार करें। ओके, देखिए ये पूछ रहा है कि विमानन क्षेत्र में बीमा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है। ठीक है, पहला कह रहा है कि विमानन हल बीमा एविएशन हल इंश्योरेंस के अंतर्गत भौतिक वायुयान के साथ ही उसके मुख्य भाग, देखिए भौतिक वायुयान के साथ ही उसके मुख्य भाग, बॉडी, इंजन और वायुयान पर विद्यमान उपकरण समाविष्ट होते हैं। ये बात कुछ इस प्रकार से है कि अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हैं तो आप उस इंश्योरेंस का जो कवर एरिया है वो क्या करता है। तो जब भी आप एविएशन हल इंश्योरेंस लेते हैं यानी विमानन हल बीमा की सुविधा लेते हैं तो उसमें विमान के जो भौतिक पार्ट्स हैं, जो उसकी भौतिक संरचना है, उससे से संबंधित उसके बॉडी, उसके उपकरण इत्यादि का क्या किया जाता है, बीमा किया जाता है। तो ये सही है। कह रहा है कि वर्ष 1999 में भारत सहित 130 से अधिक राष्ट्रों द्वारा अंगीकार किए गए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अधीन एयरलाइनें प्रत्येक मृतक यात्री के परिवार नामित को
उस परिवार के द्वारा दोष सिद्ध करने की आवश्यकता के बिना ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। ये कह रहा है कि एक कन्वेंशन था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, जिसके अंतर्गत 130 से अधिक देशों ने इस बात पे सहमति व्यक्त की कि जैसे मान लीजिए कि आप एरोप्लेन की कोई सुविधा ले रहे हैं, एविएशन फैसिलिटी आप यूज कर रहे हैं, और किसी भी वजह से कोई डैमेज होता है, कोई डेथ होता है, तो उसको कंपनसेट किया जाता है। और उस कंपनसेशन की जो व्यवस्था है कि कह रहा है उस परिवार के द्वारा दोष सिद्ध करने की आवश्यकता के बिना ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पूर्णतः आधारित है, उत्तरदायी है। अब देखिए, अगर कोई डैमेज होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, और अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो उसमें एक सर्टेन लिमिट, अप्रोक्सीमेट 150,000 SDR, 150,000 SDR तक की जो इंश्योरेंस क्लेम है ना, उस क्लेम के लिए आपको दोष सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन फिलहाल इसमें जो ये दिया हुआ है कि उस परिवार के द्वारा दोष सिद्ध करने की आवश्यकता के बिना ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है, तो ये कथन सत्य है, क्योंकि 150,000 SDR बड़ी लिमिट्स होती है, और वहां तक आपको क्या करना होता है, जो क्लेम करते हैं उसके लिए किसी भी प्रकार का लाइबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी प्रकार की दोष सिद्धि का प्रमाण देने की जो आवश्यकता नहीं होती है, ये क्लेम आपको भुगतान किया जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसमें जो कथन होगा वो सी सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि विविध समूह निधियन, एक्चुअली क्राउडिंग फंडिंग की बात कर रहा है, क्राउडिंग फंडिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है। क्राउडिंग फंडिंग क्या होता है कि आप जो है छोटे छोटे इंडिविजुअल से छोटे छोटे अमाउंट्स क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं। और ये कह रहा है कि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए किसी वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से अनेक निवेशकों से निधि, देखिए छोटी मात्रा में, के लिए अनुरोध करना, सॉलिसिटेशन, विविध समूह निधियन है। एग्जैक्टली आप देखते होंगे कि बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे, जैसे वाले फेसबुक पे, अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को हेल्थ इशू होता है, तो एक क्राउडिंग फंडिंग की जाती है कि आप क्या करें, इस क्राउडिंग फंडिंग में हिस्सा लें, और इनको जो हेल्थ इशू हुआ है, उनको इनके पास फिनांस की स्थिति कमजोर है, तो उनको आप फंड करिए। तो फंड करते हैं लोग। जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक वानर सेना नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया गया है। वो क्या करता है, बेसिकली हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्राउडिंग फंडिंग करता है, जिसमें अगर आपको हेल्थ इशू आता है या एजुकेशन के लिए आपके पास फी नहीं डिपॉजिट करना है या कन्वीनियंस की कमी है, तो उसके लिए वानर सेना क्या करती है, वो आपको एक फिनांस करती है क्राउडिंग फंडिंग के माध्यम से। तो सही है, इसमें क्या किया जाता है कि छोटे छोटे फंड को इकट्ठा करके उपयोग में लाया जाता है, तो ये हमारा सही है। लघु एवं मध्यम उद्यम कठोर प्रक्रियाओं से गुजरे बिना पूंजी की निम्न लागत पर निधियां जुटाने में समर्थ है। जी हाँ, जो लघु एवं मध्यम उद्योग भी क्या करें कि अगर उनके पास फंड फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी क्राउड फंडिंग का उपयोग करते हुए अपने लिए फंड अरेंज कर सकते हैं। एक तो क्राउडिंग फंडिंग के माध्यम से छोटे छोटे अमाउंट्स मिलेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको लाइबिलिटी भी आपके ऊपर क्रिएट हो जाती है। यहाँ उस प्रकार की लाइबिलिटी नहीं होती है। फंड जो आपको मिलता है वो छोटे छोटे अमाउंट में आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो इसमें दोनों होगा सही, दोनों सही होगा। ठीक है, 87। ओके ये
कुछ कमेटी, उसके ऑब्जेक्टिव और संगठन जिसके अंतर्गत उसे गठित किया गया था उसकी बात कर रहा है। ये थोड़ा सा आप देखेंगे, संगठन जिसके अंतर्गत उसे गठित किया गया था इसकी बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। एक एक करते हैं। RN मल्होत्रा समिति 1993 की है। भारत में बीमा क्षेत्र का व्यापक सुधार करना। ये जो RN मल्होत्रा समिति है उसका गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि इसका जो जो इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म किस प्रकार से होना चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर में कौन सी एक मॉनिटरिंग बॉडी बनाई जानी चाहिए, इसके लिए किया गया था। तो इसका उद्देश्य तो सही है। अब बात आती है कि संगठन जिसके अंतर्गत इसे गठित किया गया था, यानी एक ऐसी संस्था जिसने इसको फॉर्म किया था, उसकी बात कर रहा है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। जी नहीं, RN मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, न कि इस संस्था के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, इस संदर्भ में जो ए है वो हमारा गलत होता है। ठीक है, अगला दिया है LC गुप्ता समिति भारत में डेरिवेटिव व्यापार आरंभ करने के लिए रोड मैप तैयार करना। जी हाँ, ये हमारा सही है। RC गुप्ता समिति का जो गठन किया गया था वो भारत में व्युत्पन्न डेरिवेटिव व्यापार आरंभ करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। देखिए यहाँ पे ये सत्य है। इसका जो गठन किया गया था वो सेबी के द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा किया गया था। तो ये हमारा सही है, जबकि RN मल्होत्रा समिति में ये हमारा गलत हो जा रहा है। ठीक है, उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति क्या है? आवासीय क्षेत्र को बैंक ऋण प्रदान करने में, हाउसिंग लोन, सुधार लाने के लिए रूपरेखा तैयार करना। जी नहीं, एक्चुअली उर्जित पटेल समिति का जो गठन है वो जो मॉनेटरी, जो मुद्रा परिचालन है, जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन है, उसको रिफॉर्म करने से संबंधित है। और मुख्य बात यह है कि इनका जो संबंध है वो लक्षित मुद्रास्फीति से है। लक्षित मुद्रास्फीति से, लक्षित मुद्रास्फीति मतलब टारगेटेड इन्फ्लेशन से इनका संबंध है। ये कितना होता है? 4% ±2%। लक्षित मुद्रास्फीति यानी सरकार को 4 ± 2 के आसपास का एक इन्फ्लेशन बनाए रखना चाहिए। तो ये हमारा गलत है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो वैसे ये गलत हो गया, तो 1 और 3 हमारा गलत हो गया। YH मालेगाम समिति भारत में सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में रिफॉर्म लाने के लिए रूपरेखा तैयार करना। जी हाँ, ये सत्य है, और इसका गठन भी RBI द्वारा किया गया था। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है कि विचार करिए और उपर्युक्त में से किन पंक्तियों में दिए गए सभी विवरण सही सुमेलित होते हैं? तो 2 और 4 हमारा विश्लेषण जो सही है, आंसर हमारा डी होगा। आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा है। ठीक है ना, चलिए अगला हमारा है कि भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं। NBFCs मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं, तो ये डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करती हैं। तो ये हमारा सत्य है। इनका सेटलमेंट सिस्टम में ये नहीं आती है, ये जो इनका जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट सिस्टम है उसका भी उपयोग नहीं कर पाती है। भारत में संचालित सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भारत को
भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग है, जी नहीं, ये सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती है, नहीं होती है, और वे स्वयं के नाम पर आरहित चेक जारी कर सकती है, जी नहीं, ये चेक भी जारी नहीं कर सकती। सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 अगर हमारा खत्म हो गया तो देखिए 3 भी नहीं है और ये भी नहीं है, एलिमिनेशन तो बी और डी तो ऐसे ही चला गया। जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्ययन गारंटी की जमा राशि की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। जी हाँ, 5 लाख के अमाउंट तक का इंश्योरेंस होता है और इसमें क्या होता है कि इनके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध नहीं होती है, ये भी सही है। तो विकल्प हमारा जो सही होगा वो जिसमें 1 होगा और 4 होगा। सिंपल सवाल था एनबीएफसी को लेकर के, सामान्यतः कक्षा कार्यक्रमों में इस पे चर्चा की जाती है। 1 और 4, जी हाँ, 1 और 4 सीधा सवाल है, सपाट। ये नीति आयोग के बारे में पूछा गया एक सवाल है, तो एक बार देखते हैं। एमपीआई बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है वो एचडीआई 2010 में पहली बार इसको क्या करता है, यूएनडीपी लेकर के आता है, जो 3 पैरामीटर्स और 10 इंडिकेटर्स के आधार पर बहुआयामी गरीबी का मापन करता है। जो 3 पैरामीटर्स हैं, जो 3 बड़े आधार हैं, वो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, ये मैं ग्लोबल एमपीआई की बात कर रहा हूं। और जो इसके सब इंडिकेटर्स हैं वो 10 होते हैं। पहला 2 एजुकेशन में होता है ईयर ऑफ स्कूलिंग, नंबर 2 स्कूल अटेंडेंस। तो ये दोनों किससे, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ये एजुकेशन से संबंधित है। हेल्थ से भी 2 संबंधित है, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। इसके साथ 6 जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल और एसिड्स। ये 6 हमारे, ये इसके। क्योंकि भारत ने भी नीति आयोग के माध्यम से अपना राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बनाया हुआ है, जिसको नीति आयोग 2022 में तैयार किया गया था। 2022 में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, जिसको नीति आयोग तैयार करता है और वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, भारत में बहुआयामी रूप से गरीबों की क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है उसको करता है। उस संदर्भ में एक बड़ा परिवर्तन किया गया। जैसा कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 3 पैरामीटर्स और 10 इंडिकेटर्स के साथ आता है ना, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 10 इंडिकेटर्स की जगह 12 इंडिकेटर्स को यूज करता है। 2 नए इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं भारतीय सामाजिक और वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप। पहला हेल्थ फैसिलिटी में एक इंडिकेटर जोड़ा गया है जिसको मोट्रेनल हेल्थ कहते हैं, प्रसव पूर्व देखभाल कहते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल ये किसमें जोड़ा गया, हेल्थ पैरामीटर्स में जोड़ा गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बैंकिंग अकाउंट्स को जोड़ा गया है। यानी सरकार का ये उद्देश्य है कि जो प्राथमिक सुविधा है प्रसव पूर्व वो पहुंचाई जाए, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए, और बैंकिंग अकाउंट्स के माध्यम से वित्तीय समावेशन को सरकार आगे लेकर के बढ़ना चाहती है। यानी हमारे यहाँ गरीबी निर्धारण के आधारों में ये 2
अतिरिक्त पैरामीटर्स शामिल है, उसी के संदर्भ में बात की गई है। कह रहा है कि एमपीआई का परिकलन लकीरें पोस्टर पद्धति से किया जाता है। जी हाँ, किया जाता है। जब भी क्लास होती है तो पहली बात तो यही बताई जाती है कि भाई ये जो एमपीआई है वो किस पद्धति के आधार पर, किस मेथोडोलॉजी के आधार पर लाई गई है। और नीति आयोग द्वारा परिकलन किए जाने वाले एमपीआई के कुल 12 संकेतक हैं। जी हाँ, अभी मैंने बताया कुल 12 संकेतक हैं। ग्लोबल एमपीआई के 10 और 2 अतिरिक्त, प्रसव पूर्व देखभाल और बैंकिंग खाता। तो एक सही है, 2 सही है। नीति आयोग के एमपीआई और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एमपीआई में मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता उभयनिष्ठ संकेतक है। जी नहीं, दोनों में कॉमन नहीं है, ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इंडिकेटर्स हैं। तो हमारा 3 नहीं होगा, 1 और 2 सही है, तो विकल्प हमारा ठीक है, तो इसका विकल्प 2 सही हुआ। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग 12-13 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, या यूं कहिए कि इसका हम लोगों ने विश्लेषण किया। तो दोस्तों ये था विश्लेषण, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले यूपीएससी एग्जाम के लिए आप दृढ़ संकल्पित होकर के तैयारी का एक रणनीति बनाएं और उस रणनीति के अनुसार अपने डेली रूटीन को संबंधित करें, उसको कोरिलेट करें और उस पर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।